नमस्कार, द फर्स्ट फिटनेस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजत मिश्रा और आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे बीच भाजपा के चांदनी चौक के सांसद और साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम इनसे कुंभ के विषय में और साथ ही इनके साथ जुड़े व्यवसाय, व्यापार आदि के विषय में चर्चा करेंगे। सर, आपका ही अभी हाल ही का एक बयान बहुत चर्चित है, जिसमें आप कहते हैं कि इस महाकुंभ के जरिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय होने की उम्मीद है। क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा से विस्तार से समझा सकते हैं? देखिए, भारत सनातन परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व में, और जहां आस्था है वहां पर अर्थव्यवस्था भी अपने आप जनरेट होती है। अभी हम महाकुंभ की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे 26 फरवरी तक, जब तक ये कुंभ चलने वाला है। अब ये 40 करोड़ लोग आएंगे तो ये वहाँ ठहरेंगे भी, ये वहाँ भोजन भी करेंगे, वहाँ पर मंदिर भी जाएंगे, प्रसाद भी लगाएंगे और भी जो सामग्री है रोज़मर्रा की सबका उपयोग करेंगे। तो जब ये उपयोग करेंगे 40 करोड़ लोग यदि उसका उपयोग करते हैं जी, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था जो उस शहर की है और उस प्रदेश की है उसको बड़ा उछाल मिलता है। तो उसी सारी बातों को हमने ध्यान में रखा और एवरेज एक आदमी अंदाजन कितना खर्चा करेगा, यदि हम उस खर्चे को ध्यान में लगाएं तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार का सृजन होगा केवल और केवल प्रयागराज में। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो इसका लाभ केवल प्रयागराज को नहीं मिलेगा, प्रयागराज के 100 किलोमीटर के दायरे में जो शहर हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि विभिन्न राज्यों के जो शहर हैं उनको भी इस आस्था के इस महाकुंभ का व्यापारिक लाभ मिलने वाला है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र है। दिल्ली से सामान पूरे देश में जाता है, और अगर हम 2 लाख करोड़ के व्यापार की बात प्रयागराज की करते हैं तो दिल्ली से भी कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का सामान वो वहां पर जाएगा। बहुत बड़ी बात। तो उससे न केवल प्रयागराज की अर्थव्यवस्था सुधरेगी बल्कि दिल्ली या अन्य राज्य जो सेवाएं और सामान भेज रहे हैं उनको भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से जब जब देश में आस्था का कोई भी बड़ा आयोजन होगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप जनरेट होगी। तो अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं वो आस्था का बाई प्रोडक्ट है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने वाली है, आस्था का कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आस्था मन के विश्वास से निकलती है। लेकिन कमर्शलाइजेशन इसलिए नहीं होता हमारे हिंदुस्तान में क्योंकि जब हम आस्था की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा होगा जी। खर्चा होगा तो कुछ ना कुछ बिकेगा या कुछ ना कुछ सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आस्था का बाई प्रोडक्ट है अर्थव्यवस्था। तो इस नाते से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार का एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। आपने बताया कि वहाँ स्थानीय लोग जो हैं उन्हें भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर से लोग आएंगे तो वहाँ पैसा स्पेंड करेंगे, लोग रहेंगे, कुछ भी चीज़ खरीदेंगे। हम अगर महाकुंभ या कुंभ की बात करें अलग अलग जगहों के, तो वहाँ पर रेगुलर जब भी ये होते हैं कुंभ, तो चाहे व्यवसाय के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं। तो क्या हम ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं आगे के लिए कि इस तरह के विकास को या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो इस समय क्रिएट होती हैं इनको एक स्थायित्व प्रदान किया जाए कि वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए एक परमानेंट, चाहे काम के तौर पे चाहे व्यवसाय के तौर पे, तो ऐसी कुछ रणनीति बनाई जा सकती है क्या? देखिए, निश्चित रूप से बनाई जा सकती है। और खासतौर पर यदि मैं कुंभ की बात करूं तो सबको पता है कि अर्ध कुंभ भी आता है जी, और पूर्ण कुंभ भी आता है। ये एक रोटेशन है। तो इसका मतलब है कि चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उज्जैन हो या फिर नासिक हो, जहाँ पर कुंभ होता है, वहाँ क्योंकि हर 3 साल बाद या 6 साल बाद आना है,
तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो परमानेंट खड़ी की जा सकती हैं, और जब वो व्यवस्थाएं परमानेंट खड़ी होंगी तो उनका मेंटेनेंस भी होगा, वो रेगुलर बेसिस पर होगा, फिर वो व्यवस्थाओं का अन्य कामों के लिए सार्थक उपयोग भी हो सकता है। तो इस नाते से इस प्रकार के जितने भी आयोजन हैं वो बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। तो जब भी हम बात करेंगे इस प्रकार के कार्यक्रम की, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, पिछले वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, तो एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ जी। और इतने लोग उसके बाद से लेकर के लोग अब तक वहां पर लगातार जाते हैं जी। बड़ी मात्रा में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली या स्वाभाविक रूप से अयोध्या की अर्थव्यवस्था अपने आप उछाल पर आ गई। लगभग कमोबेश वही स्थिति लगभग हर उस शहर में होगी जिस शहर में इस प्रकार के आयोजन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में धर्म सीधा संस्कृति से जुड़ा है, धर्म सीधा हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा है, हमारे कल्चर से जुड़ा है, हमारे हेरिटेज से जुड़ा है, और सबसे बड़ी बात लोगों के विश्वास से जुड़ा है। तो जब जब इनका समागम होगा तब तब अर्थोपार्जन होगा, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा स्वस्थ तरीका अर्थोपार्जन का दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ, निश्चित रूप से स्थायी रूप से हमें ज़रूर इसमें वो सारी संभावनाएं देखनी चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार या स्वरोजगार दोनों प्रदान कर सके। आपने ये भी बताया कि भाई अर्थोपार्जन के लिए ये आस्था, और हम बात करते भी हैं कि भाई जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात होती है तो हमेशा से सनातन धर्म में धर्म के साथ अर्थ को एक मान्यता दी गई है, महत्व दिया गया है। पर ये आप ही ने भी ये भी कहा कि भाई कॉमर्शलाइजेशन एक समस्या आ रही है। तो आज के युग में जब आज का युवा देखता है कि कहीं कहीं उसे आस्था या धर्म के रूप में उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो इन बड़े महा आयोजनों को, स्पेशली महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों को, वो किस नजरिए से देखे, यानी नई पीढ़ियां उसे किस रूप में देखिए, दो बातें हैं जी। व्यवसायीकरण एक विषय है जी, और व्यवसाय के अवसर वो दूसरा विषय है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में व्यवसाय के नए अवसर तलाशे जा सकते हैं जहां आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, वो व्यवसाय के अवसर कहलाएगा। अब यदि आप इसी को आस्था के साथ खिलवाड़ कर दें तो वो कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तक हमारी जो भारत की सनातन संस्कृति है वो कम से कम इस प्रकार के आयोजन को अभी उसके व्यावसायीकरण से बचा करके रखा हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सनातन मूल्य इतने गहरे हैं कि कम से कम इस प्रकार के आयोजनों से इन आयोजनों का व्यावसायीकरण नहीं होगा, किंतु ये जरूर है कि व्यवसाय की संभावनाएं तलाशना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी होगी तो जैसे मैंने पहले कहा कि आस्था का बाई प्रोडक्ट अर्थव्यवस्था है जी। आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अर्थ जरूर छुपा होगा, तो हमें उस अर्थ को सही मायने में अगर हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं वो व्यवसाय के नए अवसर है, और व्यवसाय के नए अवसर तलाशना भी बहुत जरूरी है ताकि अधिक से अधिक लोग संपन्न हो, समृद्ध हो और उनको व्यवसाय करने के बड़े से बड़े अवसर मिले। ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अर्थ के इसमें धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो ये एक लक्ष्मण रेखा जो हमारी तरफ से सेट की जानी चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ के बाद हम दिल्ली चुनाव पर आते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से चांदनी चौक के सांसद हैं और आप भाजपा की रणनीतियों को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में, जिसकी अब सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं, मुख्य कौन कौन से मुद्दे हैं जनता के बीच में? देखिए, मुख्य एक ही मुद्दा है, वो है दिल्ली के विकास का, दिल्ली के डेवलपमेंट का। हम सब ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में जब से श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली तहस नहस हो गई। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में कोई नया स्कूल खुला, कोई नया कॉलेज खुला, कोई नया हॉस्पिटल खुला, कोई नया फ्लाईओवर बना, कोई सड़क बनी, बाजारों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं जीवन जीने के लिए,
10 साल में वो सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई, जो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जब बारिश आती है तो सीवर जाम हो जाता है, अगर हम सांस लें तो वायु प्रदूषित है, गंगा को साफ करने की कस्में खाने वाले लोग सत्ता में तो बैठ गए लेकिन गंगा वहीं की वहीं रह गई, यमुना वहीं की वहीं रह गई। क्यों नहीं हुआ ठीक है? तो आज दिल्ली के सामने सबसे बड़ा जो संकट है वो विश्वास का संकट है जी। दिल्ली की जनता ने दो बार अरविंद केजरीवाल पर विश्वास व्यक्त किया, लेकिन दिल्ली की जनता को बदले में मिला क्या? केवल झूठे आरोप, केवल झूठी दिलासाएं, और एक वो व्यक्ति जिसने एक भी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना तय नहीं किया। और जब भी जिम्मेदारी लेने का मौका आया तो अरविंद केजरीवाल ने फटाफट से वो जिम्मेदारी दूसरे कंधों पर शिफ्ट कर दी। मतलब साफ है, आप सत्ता का आनंद तो लेंगे, लेकिन सत्ता में अगर कहीं दुर्गुण आता है या आप अपने वायदे पूरे नहीं कर पाते हो तो आप उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डालोगे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। अरविंद केजरीवाल ने इस सिस्टम को चलाया, जिसके कारण से आज दिल्ली हताश है, दिल्ली परेशान है और दिल्ली विकल्प ढूंढ रही है। और विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसलिए उनका विकल्प है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की लीगेसी है। जो कुछ कहा उसको उन्होंने पूरा किया। 370 के बारे में लोग कुछ भी कहते थे, 370 हटा। अगर हम 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे तो दिल्ली को क्या नहीं मिला, लेकिन दिल्ली को मिले हुए पैसे का उपयोग दिल्ली के डेवलपमेंट में नहीं हुआ। वो शराब के घोटाले में हुआ, वो नर्स के घोटाले में हुआ, वो और चीज़ों के घोटाले में हुआ, लिहाजा दिल्ली डेवलपमेंट से महरूम रह गई। तो इस चुनाव का जो बुनियादी एजेंडा है वो है दिल्ली का विकास, दिल्ली का डेवलपमेंट, दिल्ली के लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले, ये एजेंडा इस चुनाव का है। जब आप विकास के एजेंडा के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप भाजपा की उम्मीदों को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें केवल यही कहूंगा कि हम कहते नहीं करते हैं। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अनेक राज्यों में हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमने महाराष्ट्र जिस स्थिति में हमको मिला था हमने उससे अच्छा करके दिखाया। हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य जहाँ पर भी भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का एजेंडा बाकायदा चल रहा है। तो अगर इन राज्यों में डेवलपमेंट का एजेंडा चल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद दिल्ली में भी ये डेवलपमेंट का एजेंडा निश्चित रूप से चलेगा, क्योंकि हमारा इतिहास बताता है, हमारी लीगेसी बताती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं दे रही है तो क्या वो कोई भूल कर रही है? क्योंकि इस मुद्दे को स्पेशली आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छे से भुनाया है। देखिए, आम आदमी पार्टी को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, वो गैर मुद्दे को मुद्दा बनाने की चेष्टा करते हैं। केजरीवाल इसके मास्टरमाइंड है। मैं फिर कहूंगा कि वो जिम्मेवारी कभी नहीं लेते। वो कभी, अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो वो दिल्ली की जनता को बताए कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, उसका एक व्हाइट पेपर प्रकाशित करें और सीना ठोक के कहे कि मैंने 10 साल में ये किया। लेकिन मुझे मालूम है वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनका खाता डेबिट का खाता है, क्रेडिट का खाता वहां पर है ही नहीं। तो कुल मिला के यदि देखें तो दिल्ली को बर्बाद करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है। अरविंद केजरीवाल के वो सारे सिपहसालों की बनती है जो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते रहे, दिल्ली को ठगते रहे, दिल्ली को दुख देते रहे और खुद शीशमहल बनवा करके वहां पर आराम फरमाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी लेनी होगी और दिल्ली की जनता बहुत ध्यान से इस बात को देख रही है। दिल्ली का वोटर समझदार वोटर है और उसको समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से अब अगर दिल्ली को संवारना है तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करना होगा। सर, आपने दिल्ली की जनता की बात की, आप खुद एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, आप व्यवसायियों के लीडर हैं, आप और चांदनी चौक से आते हैं स्पेशली। तो इस स्थिति में जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे व्यवसायी हैं और जो दिल्ली में अक्रॉस फैले हुए हैं,
इनका नजरिया इन चुनावों को और साथ ही साथ भाजपा और आम आदमी पार्टी को लेकर क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से व्यापारी चाहे वो दिल्ली में हो या देश में हो, उसका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। यदि उनका विश्वास ना होता तो मैं व्यापारियों के बीच में बैठने वाला एक व्यक्ति आज दिल्ली का सांसद ना होता। तो व्यापारियों को लगता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, छोटे छोटे व्यापार और व्यवसायों की, या वो लोग जो स्वरोजगार ढूंढते हैं, या वो महिलाएं जो अपने घर में कुछ रोजगार करना चाहती हैं, या वो लोग जो समाज के बहुत छोटे वर्ग से आते हैं, मान लीजिए कारीगर हैं, उनकी सुध यदि किसी ने आज़ादी के बाद ली तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी। अगर ऐसा ना होता तो मुद्रा योजना ना आती जिसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलता है व्यापारी को, स्वनिधि योजना ना आती, विश्वकर्मा योजना ना आती, लखपति दीदी की योजना ना आती। ये सारी योजनाओं को अगर हम गहराई से देखेंगे तो ये रोजगार परक योजनाएं हैं, जिसमें बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट गिवर बनना चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं बनना है। तो ये सारी योजनाएं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस अर्जित करती है कि आप स्वयं भी अपना रोजगार करें, लेकिन साथ में आप 4 लोगों को, 6 लोगों को, जैसा भी आपके व्यवसाय का साइज है, आप उनको भी रोजगार दें। तो कुल मिला के यदि देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपने आप में इस बात की कहानी कहता है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली में विकास का एजेंडा बिल्कुल लोगों के सर पर चढ़ करके बोलेगा। आप बार बार विकास के एजेंडा की बात कर रहे हैं, पर भाजपा संगठन के रूप में इस चुनाव में किस तरह की रणनीतियां अपना रही हैं? क्योंकि देखिए, हमारी एक ही रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है। हमारे नीचे तक कार्यकर्ता काम करते हैं। तो नीति सिर्फ एक है कि एक एक घर में जाना और लोगों को बताना कि परिवर्तन क्यों आवश्यक है और उस परिवर्तन का नेतृत्व कौन करेगा, उस परिवर्तन का वाहक कौन बनेगा। और जब ये बात सामने आएगी तो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, जो जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, तब दिल्ली का विकास हुआ, या दिल्ली का विकास अब होगा, बुनियादी सुविधाएं अब मिलेंगी जब इस विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। अन्य राज्यों का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की कहानी कहता है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वो सारे काम किए जाते हैं जिससे किसी की आंख में आंसू न रहे और हर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन मुद्दों पर हमसे इतने खुलकर बात करने के लिए और साथ ही अपने जो विचार हैं उनको हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी दर्शकों का साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।